आवाज सभी को कम ज्यादा आ रही है, कुछ लोग। पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई नहीं है। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। असत्य क्या है? हरे पौधे मृत अवयवों को अपघटित नहीं करते, इसके लिए जीवाणु होते हैं। या सतत और स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है? नियतिवाद, असंभववाद, नवनियतिवाद, उपरोक्त में से कोई। नियो डिटर्मिनिज्म मैंने आपको बताया था कल। निम्नलिखित में से किसे खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में माना जाता है? ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, डिकम्पोजर्स। पिछले क्वेश्चन का मैंने डिटेल में नियो डिटर्मिनिज्म आपको समझाया हुआ है, उसको फिर से समझाएं, एक ही चीज। पहली ही क्लास में समझाया था। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पॉल्यूशंस के बारे में। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। प्रदूषण कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम वाकिफ नहीं हैं, क्योंकि अगर हम कुछ भी ना करें तो प्रदूषण तो फैलाते ही। प्रदूषण फैलाना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अगर हम सिर्फ एक जगह बड़े बड़े श्वास ही ले रहे हैं तो भी प्रदूषण फैला रहे हैं। तो पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे जीवन का नुकसान होता है, उसे कहते हैं प्रदूषण। किस्मत टेस्ट मैं नहीं बनाता, ये आप अनअकैडमी को रिपोर्ट करो कि हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए, वही समस्या का समाधान कर पाएंगे। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हैं। वायु, ध्वनि, पानी, मिट्टी। जो कुछ भी मानव करता है प्रदूषण फैलता ही फैलता है। तो क्रमशः इन प्रदूषणों की हम बात करेंगे। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण। वातावरण में गैस, भारी धातु और अन्य सूक्ष्म कण का मिश्रण, इसी को वायु प्रदूषण कहते हैं। अब ये धूल और मिट्टी के सूक्ष्म कण सांस के साथ फेफड़े में पहुंचते हैं और फेफड़े में पहुंच करके हमको नुकसान पहुंचाते हैं। फेफड़ा एक ऐसा मशीन है जो ऑक्सीजन को हमारे खून में घोलता है।
स्पंज की तरह हमारी छाती में रहता है। इसमें बहुत सारे छोटे 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 प्रकोष्ठ बने होते हैं। इन प्रकोष्ठों का काम ही होता है ऑक्सीजन को हमारे भीतर अवशोषित करना, और यहाँ से करोड़ों की संख्या में रक्तवाहिनियां जुड़ी होती हैं। ये ऑक्सीजन सीधे हमारे खून में डिजॉल्व होता है और शरीर के अंग प्रत्यंग में पहुंचता है। अब अगर वायु प्रदूषित होगी तो ये प्रदूषण इसी के माध्यम से हमारे फेफड़े में पहुंचेगा और फिर अंग प्रत्यंग में रक्त के माध्यम से पहुंचाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान होता है धुएं से, स्मोक। स्मोक सबसे ज्यादा निकलता है वर्तमान में। तो देखो, हर घर में दो कारें, दो नहीं है तो एक कार तो है ही है। किसी को भी घर से बाहर जाना है तो कार में ही जाएगा। पैदल चलना और साइकिल चलाना ये प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। तो गाड़ियों से स्मोक निकलता है। अब हर शहर में लाखों गाड़ियां हैं, ये सभी की सभी धुएं की स्रोत। गाड़ियों से जो धुआं स्मोक निकलता है, इसमें प्रदूषण का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। कोई चीज आप जलाते हैं, कागज जला रहे हो, प्लास्टिक जला रहे हो, उसमें पॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता जितना गाड़ी के धुएं में होता है। इसके अलावा एक और मानव जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी है और उतना ही नुकसानदायक, उद्योग। उद्योग से निकलने वाले धुएं व्यक्ति को नहीं खराब करते, पूरे के पूरे शहर को ही खराब कर देते हैं। और इसमें इतने इतने हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे पारा, जिंक, सीसा, आर्सेनिक, और इतने छोटे छोटे कण इसके होते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते। जो आंखों से नहीं दिखाई देता वो सीधे नाक के रास्ते हमारे फेफड़े में पहुंचता है और फेफड़ों के माध्यम से हमारे ब्लड में पहुंचता है। ब्लड के माध्यम से हमारे विभिन्न अंगों में पहुंचता है, अंगों के माध्यम से बीमार करता है। खेतों में प्रदूषण का एक अलग ही रूप है। खासकर पंजाब में या हरियाणा में तो एक बुरा ही हाल है। खाद, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, अब ये खाद और कीटनाशक जमीन में तो डाले जाते हैं और जमीन में पौधा उगता है। पौधे की जड़ें होती हैं जमीन में, और जड़ों के माध्यम से जमीन में पौधा जमीन से पोषक तत्व प्राप्त करता है और जल प्राप्त करता है। पौधे की जड़ें काफी दूर दूर तक बिखरी होती हैं, फैली होती हैं, जो हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम कभी भी पौधे की जड़ों को थोड़ी ना देखते हैं, ऊपर के तनों को ही देखते हैं। खाद और कीटनाशक बहुत ही माइन्यूट लेवल पे इन जड़ों के अंदर से पौधे पर उगने वाले फल में, मान लो जैसे मटर का पौधा है तो इसके मटर के अंदर पहुंच जा रहा है यूरिया, पोटेशियम, क्योंकि पौधा जो ग्रहण करेगा वही तो उसके फल में आएगा, वही तो उसके फल में रिफ्लेक्ट होगा, और ये हमारे भोजन के माध्यम से हमारे पेट में जा रहा है। बहुत आप बुजुर्गों को सुनते होंगे कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, डॉक्टर उनको दाल वाल खाना पीना मना कर देता है। ये यूरिक एसिड कुछ नहीं है, ये यूरिया है जो खेतों में डाला जाता है। यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो किडनी फेल हो जाती है। पेस्टिसाइड, कीटनाशक, एक तो जड़ों के माध्यम से पौधों में या अनाज में जा रहा है, दूसरा ये पॉलन ग्रेन के माध्यम से भी प्रदूषण फैल रहा है। आपने कभी किसी भी फूल को बड़े गौर से देखा होगा, फूल को अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो उसके केंद्र में बहुत ही छोटे छोटे परागकण, यहाँ पर, इनको कहते हैं पॉलन। वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही, और चिपचिपे होते हैं, उन पर कुछ भी बड़े आसानी से चिपक सकता है।
कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है तो ये कीटनाशक इन पर चिपक जाते हैं, इनकी बूंदें जब हवा चलती है तो ये पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ने लगते हैं और ये भी नाक के माध्यम से हमारे भीतर जाते हैं, और जिनको दमा की प्रॉब्लम है उनको अस्थमेटिक अटैक हो जाता है। ये पॉलन ग्रेन, परागकण। तो प्रदूषण का ये व्यापार बहुत अनेक स्तरों पे है। अब वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है? वायु प्रदूषण का सीधा सा मतलब है कि ये चीजें सीधे हमारे ब्लड में घुल रही हैं, हमारे सांसों के माध्यम से हमारे खून में मिल रही है। कभी कभी कारण हम देखते हैं, हमारा प्लेटलेट कम हो गया, WBC बढ़ गया, RBC क्या हो गया, ये डिस्टर्बेंस हमेशा बनती रहती है, समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया। तो वायु प्रदूषण का पहला परिणाम है गंभीर बीमारियां, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी। जब शरीर नहीं स्वस्थ रहेगा तो मन तो बीमार रहेगा ही रहेगा। इससे भी बड़ा गंभीर समस्या है जेनेटिक डिफेक्ट्स। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी रह रही है, किसी के अंग नहीं विकसित हैं, किसी के जनेंद्रिय विकसित है, किसी का बुद्धि विकास नहीं हुआ है, अजीब अजीब प्रॉब्लम्स। एक आज के जनरेशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी जा रही है कि नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं रहा किसी का, सबका सिजेरियन हो रहा है। और इसके लिए जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए माँ में, वो स्ट्रेंथ का अभाव हो गया, नेचुरली अभाव हो गया। तो ये तो धरती पे होने वाले कुछ प्रदूषण है। एक और भगवान की भी मार पड़ रही है ऊपर से। सूरज अपनी किरणें जमीन पे डालता है, तो इसमें जो हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, इसको ओजोन परत फिल्टर कर देती थी। अब ठंडा करने के चक्कर में एसी फ्रिज का इतना यूज हुआ कि ओजोन लेयर जो सूरज की किरणों को फिल्टर कर देता था, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा, इस ओजोन की परत में छेद हो गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जहां जहां गया वहां वहां ओजोन की परत में छेद हो गया, और सूरज की किरणें वहां से सीधे आ रही हैं मनुष्य के ऊपर अनफिल्टर्ड। अब कहोगे कितनी से छेद से कितनी किरणें आ जाएंगी। तो एक टॉर्च लीजिए और एक पेपर लीजिए, और उस पेपर में जितना मोटा ये पेन है इतना छेद कीजिए, और टॉर्च को इससे चिपका करके जलाइए। आपको दिखाई देगा कि टॉर्च की रोशनी में कोई बहुत ज्यादा बाधा नहीं पड़ी, बहुत सारी रोशनी आ रही है। उस छोटे से ही छेद से धरती तक किरणों को आते आते लाखों किलोमीटर वो हानिकारक किरणें कवर कर लेती हैं, क्योंकि वहां से फैल के आती हैं किरणें। अब ये अल्ट्रा वायलेट किरणें जहां जहां पड़ रही हैं स्किन पर, वहां पे स्किन कैंसर हो रहा है। और अल्ट्रा वायलेट रेस से भी जेनेटिक डिफेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये वायु प्रदूषण का एक और प्रभाव था। वायु प्रदूषण का सबसे गंभीर प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग। कल हमने पढ़ा कि पर्यावरण धरती को चारों तरफ से घेरे हुए है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये हवा पृथ्वी से चिपकी हुई है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसको अपनी तरफ खींचे हुए है। वायु को अंतरिक्ष में खो नहीं जाने देती गुरुत्वाकर्षण। तो मामला कुछ वैसा ही है कि जैसे आप स्वेटर पहनते हैं तो शरीर की गर्मी बाहर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि स्वेटर के पोरों में हवा भरी रहती है जो कुचालक है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट है वो। तो धरती ने तो एज इफ स्वेटर पहन रखा है। सूरज से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, लेकिन सूरज की किरणें जो गर्मी फैलाने वाली किरण है सूरज से, उसको कहते हैं इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन, जो गर्मी के लिए जिम्मेदार सूर्य की किरण है, उष्मा के लिए। ये इंफ्रारेड सीधे धरती की सतह पर टकराती है, धरती की सतह को गर्म कर देती है। जहां पर किसी रेज का टकराना होगा उसी को गर्म करेगी, बीच के इलाके को नहीं गर्म करेगी। हवा से नहीं टकरा रही, हवा को नहीं गर्म करेगी। किसी ठोस पर टकराएगी तो ठोस को गर्म कर देगी। धरती ठोस, तो धरती तो गर्म होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि ऐसा नेचुरल मैकेनिज्म बना हुआ था कि धरती और पृथ्वी की इतनी दूरी है कि जितनी गर्म होनी चाहिए उतनी गर्म होती थी, क्योंकि धरती को भी ऊष्मा की आवश्यकता है।
अगर सूरज की किरण धरती को गर्म नहीं करेगी तो धरती पे बर्फ जम जाएगी। लेकिन प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा उत्पन्न हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो ऊष्मा को सोख लेती है, ऊष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ऊष्मा अवशोषक है। जैसे स्पंज है, स्पंज को अगर आप पानी में डालिए तो स्पंज पानी को सोख लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊष्मा को सोख लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली होनी चाहिए इतनी, और मान लो 2 यूनिट एक नॉर्मल रेंज है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड धरती पे सोखे रहता था, इंफ्रारेड रेडिएशन को या गर्मी को। लेकिन वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है इतना। अब जहां 2 यूनिट एक नॉर्मल रेंज थी, वहां पे जो ऊष्मा अवशोषित है उसकी स्थिति हो गई है 2 लाख से ज्यादा। और पूरा का पूरा धरती का ऊपरी सतह जो वायुमंडल है वो पूरी पूरा कई गुना ज्यादा हीट हो गया, गर्म हो गया। क्योंकि ये ऊष्मा उसी तरह से बाहर नहीं जा पाती वायुमंडल के, जिस तरह से स्वेटर पहनने पे हमारे शरीर की गर्मी बाहर नहीं जाती। तो सामान्य जो धरती का तापमान रहना चाहिए उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। गाड़ी से धुएं निकल रहे हैं, फैक्ट्री से धुएं निकल रहे हैं, हम तो नाक से निकालते ही हैं। रात में पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी हजारों लाखों तरीके हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इमिट होने के। तो अचानक से धरती का जो तापमान बढ़ गया है इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब वार्म हो गया है। हाँ, गर्मी में भी स्वेटर पहन रखा धरती में। तो कहेंगे जी बढ़ने दो, की फर्क पड़ता, थोड़ी गर्मी सह लेंगे। गर्मी आप सह लोगे, लेकिन धरती की जो संरचना है वो बड़ी अनूठी है। धरती में बहुत सारा जल हिम के रूप में, बर्फ के रूप में, जिसको कहते हैं ग्लेशियर, खासकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल और उससे रिलेटेड इलाकों में। यहाँ पे सनातन रूप से बर्फ ही जमी रहती है, पिघलता ही नहीं। और ये लाखों हेक्टेयर है। अब जब चारों तरफ से बढ़ गया तो ये पिघलनी शुरू हुई, और ये पिघल करके इसका सारा पानी समंदर में आ गया, आना शुरू हो गया। और दुनिया के जो भी मेजर सिटीज हैं दुनिया में, वो समंदर के किनारे ही बसी हुई है। न्यूयॉर्क, बम्बई, चेन्नई, बेंगलोर, टोक्यो। और इस हिसाब से बसी हुई है कि समंदर का जल एक लेवल तक बना रहता है। अब समंदर का जल का स्तर बढ़ने लगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघल के सारा पानी समंदर में आ रहा है, और ये सारे के सारे शहर जलमग्न हो जाएंगे, ऐसा खतरा है कुछ ही सालों में। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, न्यूयॉर्क को वहां से हटा करके कहीं और बसा दीजिए, पहाड़ों पे बसा दीजिए। न्यूयॉर्क कोई माचिस का डिब्बा नहीं है, यहाँ से उठा के वहां रख दिया। और ऐसे हजारों शहर हैं, हजारों शहर हैं, सैन फ्रांसिस्को, कोई भी नाम लो, लंदन, वो हिल ही नहीं सकता वहां से। और आने वाले समय में खतरा ऐसा है कि ये सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे जो भी बर्फ हैं। और अगर ये सारे ग्लेशियर पिघल गए तो माउंट एवरेस्ट को छोड़ करके सारी धरती पानी में डूब जाएगी, और मनुष्यता के साथ साथ पशु पक्षी सब खत्म हो जाएंगे। और एक ऐसी स्थिति आएगी जिसको हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रलय। वातावरण ठंडा कैसे होगा उसकी हम आगे बात करेंगे। अभी तो स्थिति ये है। और ये स्थिति किस कारण से हुई है? ये स्थिति हुई है ग्लोबल वार्मिंग के कारण से। और ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग हुआ है पॉल्यूशन के कारण से। खासकर किस पर्टिकुलर गैस के पॉल्यूशन से? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा क्या करता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई?
हीट को सोख लेता है, हीट को अवशोषित कर लेता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो प्रवृत्ति है हीट को अवशोषित करना, और इस प्रवृत्ति के कारण ये जो थल या पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्रमशः, इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो प्रलय आएगा ना, प्रलय, वो वायु प्रदूषण के कारण ही आएगा। तो ये सबसे भयानक स्थिति है प्रदूषण की। क्या क्लास रिकॉर्ड करती हूँ तो बैकग्राउंड की वॉइस भी रिकॉर्ड होती है? मैं समझा नहीं, तुम क्लास क्यों रिकॉर्ड करती हो? लेक्चर रिकॉर्ड करती हो? तो शांतिप्रिय स्थल पर रिकॉर्ड कीजिए जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज ना हो। मेरी भी नॉइज आपको आती होगी एक लेवल तक। एक्चुअली बैकग्राउंड नॉइज को सप्रेस हम कर सकते हैं, लेकिन उसके आपकी वॉइस की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, वो भी सप्रेस हो जाती है एक लेवल पे। तो ये वायु प्रदूषण के तमाम चेहरों में से चेहरा ये भी है। इसके अलावा वायु प्रदूषण से एक और भयंकर खतरा है एसिड रेन का। एसिड रेन क्या होता है? सर इसे ग्रीन हाउस नाम क्यों दिया गया है? ग्रीन हाउस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमारे हाउस को, हमारी धरती को ग्रीन बनाए रखते हैं। हमारी धरती पे आपको पता है पहले धरती आग का गोला थी, क्योंकि सूरज से टूट के आई थी, और हजारों साल तक इस पे बारिश होती रही, तब जाके तो ठंडी हुई। फिर कुछ समय बाद हिमयुग आ गया, इस पे बर्फ जम गई। तो आग को ठंडा करना तो ठीक है, लेकिन बर्फ को कैसे पिघलाएं? सूरज की रोशनी से बर्फ नहीं पिघलती थी। तो धीरे धीरे कुछ गैसों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण निर्मित किया। एक मिनट। कल 2 बजे होगी, आज हिस्ट्री वाली क्लास 9 बजे होगी। कल की जो आज नहीं हुई, आज मेरा नेटवर्क ही पूरे यूपी का नेटवर्क चला गया था, इंटरनेट का। तो धीरे धीरे कुछ गैसेज ऐसी उत्पन्न हुई पृथ्वी के चारों तरफ। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसी गैस नहीं है, और भी गैसेज हैं, जिन्हें कहा गया ग्रीन हाउस गैस। इन्हें ग्रीन हाउस इसलिए कहा गया क्योंकि ये गर्मी को, हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, वाटर वेपर शामिल है, मीथेन भी है, ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और फ्लोरिनेटेड गैसेस भी हैं कुछ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह। 2 बजे वाली क्लास रात को 9 बजे होगी। हाँ, ग्रीन हाउस वहां से भी वो एक्सपेरिमेंट के लिए उगाई जाती है। इसे ग्रीन हाउस इसलिए कहा जाता है। फिर एक प्रवृत्ति देखी गई कि जो हवाएं हैं, इन हवाओं में प्रदूषण सालों तक बना रहता है, बहुत लंबे समय तक।
और जब भी बारिश होती है ना, तो ये पॉल्यूशन इन बारिश से घुल जाता है और या तो फसलों को बर्बाद कर देता है, क्योंकि ये एसिडिक हो जाता है, तेजाबी। या ताजमहल जैसे या संगमरमर के जो घर है या कोई भी मकान हो, जिस मकान में अम्लीय वर्षा होती है, वो मकान बर्बाद हो जाता है। ये भी वायु प्रदूषण के कारण ही है। सर्दियों में हम देखते हैं फॉग या स्मॉग छाया रहता है। इससे दृश्यता में कमी आती है और आंखों में जलन होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। अब वायु ही गड़बड़ रहेगी तो मनुष्य कैसे सुखी रहेगा, क्योंकि वायु मानव जीवन का आधार है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाया गया इस पिक्चर में। जहां जहां वर्षा होगी, प्रदूषण होगा, वहां अम्लीय वर्षा होगी ही होगी। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, वायु प्रदूषण। हालांकि वातावरण में गैसों का अलग अलग अनुपात होता है। वातावरण में सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन, लगभग 79.2%। उसके बाद दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का, 20.6%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का 0.2%। फिर दूसरे गैस भी होते हैं इनके अलावा, लेकिन मोटा मोटी ये तीन गैसों का अनुपात ये है। आपने कभी देखा होगा ताजमहल वगैरह या इस तरह के सफेद संगमरमर से बने हुए मकान, उस पे या किसी भी मकान पे व्हाइट वॉश या किसी भी पेंटेड मकान पे देख लो, तो वर्षा के कारण उस पे काले काले निशान दिखाई देते हैं। वो अम्लीय वर्षा की वजह से ही है। तो वायु प्रदूषक भी दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। प्राथमिक स्रोत से ही प्रत्यक्ष ही वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। पार्टिकुलेट मैटर जिसको पीएम कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेड, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ये नेचुरली वातावरण में है ही है, लेकिन अन्य गैसेज या अन्य एलिमेंट से ये प्रतिक्रिया करके, रासायनिक प्रतिक्रिया करके कुछ दूसरे पॉल्यूटेंट्स भी बनाते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा या सल्फेट बना लेगा, तो ये सेकेंडरी। नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो ये नाइट्रेट बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये कार्बोनेट बना लेगा, दूसरे केमिकल से ये प्रतिक्रिया करके। तो उस इसको कहते हैं फिर सेकेंडरी। सबसे भीषण प्रभाव इनका सर्दियों में देखा जाता है स्मॉग। ये स्मॉग स्मॉग भी दो तरह के होते हैं, इनको दो क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है लंदन स्मॉग। ऐसा लंदन शहर में देखा गया था जो काफी लंबे समय तक लंदन को इसने प्रभावित किया था। तो इसमें जो मेन पॉल्यूटेंट होता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होता है कोयले के जलने से या पेट्रोलियम के जलने से। इसको रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं। अगर हवा नहीं चल रही है तो ये महीनों क्या सालों तक स्मॉग बना रह सकता है एक ही जगह पे। और सबसे बड़ी बुरी स्थिति होती है इनकी यूरोप और अमेरिका में, जहाँ पे सर्दी ही 12 महीना ही रहती है। 12 महीने तक सर्दी का ही मौसम रहता है। तो बीजिंग, संघाई, काहिरा, बेलग्रेड, दिल्ली, ये सभी से स्मॉग की समस्या से ग्रसित हैं। ये सीधे हमारे अंदर जाकर के हमको बीमार करती है। दूसरा है लॉस एंजलिस स्मॉग।
लॉस एंजलिस। नाम से क्लियर है कि लॉस एंजलिस में हुआ था। सर्दी में ही कोहरा पड़ता है ना, इसलिए। कोहरा क्या होता है? सामान्यतः जो हवा है ना हमारे चारों तरफ वातावरण में, तो इस हवा में जल के कण भी होते हैं। बहुत ज्यादा सर्दी से ये जल के कण संघनित होकर के बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं। या तो जल के टुकड़े बन जाते हैं, या तो बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं। दोनों में से कोई एक। हवा हवा ही नहीं रह जाती। और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है कि जब इसमें डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो स्मोक और फॉग, ये दोनों मिलकर के बन जाते हैं स्मॉग, केमिकल स्मॉग। तो जो लॉस एंजलिस स्मॉग, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रधानता होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हाइड्रोकार्बन से मिलता है और ये दोनों आपस में संक्रिया करते हैं, तो ये पैदा होता है। तो इसके लंदन स्मॉग के ठीक उल्टा, इसकी रासायनिक क्रिया दोपहर को अधिक होती है, जब सूरज की धूप अधिक होती है। इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग। इस स्मॉग में ओजोन, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, कार्बनिक सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड, एरोसोल्स, ये सब भी उत्पन्न होते हैं। तो लंदन स्मॉग जहाँ पे सर्दियों में होता है, वहीं पे लॉस एंजलिस स्मॉग गर्मियों में होता है अधिक। खेती पर, मनुष्य पर, जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैक्सिको, रियो डी जेनेरियो, साओ पाउलो, ह्यूस्टन, टेक्सास, सेंटियागो, ये महानगर इससे प्रभावित है। तो यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई संदेह? निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक को मुख्य रूप से किसमें वर्गीकृत किया गया है? पॉइंट और गैर पॉइंट, प्राथमिक और माध्यमिक, प्राकृतिक और मानव जनित, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके काजल, कोई बात। प्राथमिक वायु प्रदूषक और माध्यमिक वायु प्रदूषक के बीच में मुख्य अंतर क्या है? प्राथमिक वायु प्रदूषक पानी के अणुओं में शामिल होते हैं, जबकि माध्यमिक प्रदूषक नहीं होते। प्राथमिक वायु प्रदूषक प्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव डालते हैं। प्राथमिक प्रदूषक सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं, जबकि माध्यमिक प्रदूषक वातावरण में रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होते हैं। प्राथमिक वायु प्रदूषक सूरज की रोशनी में रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से घटित होते हैं, जबकि माध्यमिक वायु प्रदूषक ऐसे नहीं हैं।
अम्लीय नाम का नशीला पदार्थ नहीं होता। अम्लीय नाम का नशीला पदार्थ कहाँ होता है? राजस्थान में होता होगा, मैंने तो नहीं सुना कभी। और किसी ने सुना है? हाँ, ऐसा कहते हैं कि अमल लग गया इनको, इस चीज़ की अमल लग गई, आदत लग गई। ये अलग विषय है। कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है? इन दोनों में कोई संपर्क नहीं, दोनों अलग बात है। कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के जलने से उत्सर्जित होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन प्रकाश रासायनिक धुंध में उत्पादित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्सर्जित होती है। कौन सा माध्यमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है? कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के जलने से उत्सर्जित होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तेल के जलने से उत्सर्जित होती है। ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग के दौरान उत्पन्न होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। बंद करो, ये क्या बकवास कर रही हो? क्लासेस में ऐसी बातें ना किया करो। ये है धरती, और वायुमंडल में धरती के ऊपर है बादल बहुत सारे। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी विद्यमान है। जब भी बारिश होती है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O से मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला तो मुझे नहीं मालूम है। यही कार्बोनिक एसिड बरसात के पानी में घुल जाती है, और इस पानी का पीएच लेवल लगभग 6.5 होता है। से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारा मिल जाता है। पीएच लेवल और भी कम कर देता है इसको। जैसे जैसे प्रदूषक मिलेगा बारिश के पानी में, इसका पीएच लेवल और कम हो जाएगा। पीएच लेवल का मतलब होता है खारापन। खारापन कम होगा और इसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, अम्लता। एसिडिटी इसकी बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो इसे कहते हैं एसिड रेन। तो ये जो पीएच शब्द है, इसको सबसे पहले 1909 में डेनिश केमिस्ट थे स्टोरन पेडर लॉरिड्ज शोरेनसेन,
इन्होंने इस अवधारणा को सबसे पहले दिया था, इसकी खोज की थी। तो इसमें पी का मतलब होता है पावर, या जर्मन में इसको कहते हैं पोटेंट। दोनों का मतलब भी शक्ति होता है, या पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। जो प्योर वाटर होता है उसको न्यूट्रल मानते हैं, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर का पीएच लेवल होता है 7.0। ये 7.0 मिडिल है, बीच का है। जैसे जैसे 7.0 से पीएच लेवल कम होता चला जाता है, वैसे वैसे इस पानी को हम कहते हैं एसिडिक। जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक, जितना कम कम होगा उतना कम एसिडिक। 7 से पीएच लेवल जब बढ़ता चला जाता है तो इसको कहते हैं बेसिक क्षारीय। जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा क्षारीय, जितना नीचे आएगा उतना ज़्यादा एसिडिक। तो ये पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका यूज मेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री और खाद्य विज्ञान, इन्वायरमेंटल साइंस, समुद्र विज्ञान, सभी में होता है। हाँ, इसीलिए मैंने डिटेल में बताया ना। अब अम्लीय वर्षा मैंने आपको बता दी। अम्लीय वर्षा के बड़े दुष्प्रभाव हैं जिसके बारे में सोचने से भी रूह जाती है काम। अब धरती पे बहुत सारी चीजें हैं पर एक साथ, जैसे एक तालाब है, दूर कहीं मकान बने हुए हैं, गांव में कोई मंदिर है संगमरमर का बना हुआ है, कोई बड़ी सी प्रशासनिक बिल्डिंग है। नहीं, मेरे यहाँ बारिश नहीं हो रही है लेकिन आसार बने हुए हैं। और आप देखिए कि अचानक बादल उमड़ा। अम्लीय वर्षा हुई क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, और तालाब में पानी भर गया। तालाब में बहुत सारे जीव हैं, खासकर मछलियां तो हैं ही हैं, वो भी लाखों हजारों की संख्या में है। और भी हैं, मेंढक हैं, कछुए हैं, छोटे छोटे बहुत सारे जीव हैं। अब इनको, अब प्रदूषण से अभी तक ये वाकिफ नहीं थे, लेकिन जब पानी के माध्यम से ये प्रदूषण इनके तालाब के पानी में घुल गया, तो ये अगर ये संभाल पाएंगे तो संभाल पाएंगे, नहीं तो ये मर जाएंगे। इस घटना को कहते हैं एसिडिक शॉक। हाँ, ताजमहल इसीलिए पीला हुआ है। इसीलिए हाँ, बारिश में नहीं निकलने का आग्रह करते हैं। अब ये पानी तालाब में गया, तालाब का कहीं तो तल होगा ना, और इस तल में बहुत सारे केमिकल होते हैं। इनके अंदर ये रिस्क करके ये प्रदूषक भूगर्भ में जाएंगे। भूगर्भ में होगा कापर, एल्यूमिनियम, कैडमियम, इनसे ये रिएक्ट करेंगे और जहरीले कंपाउंड बनाएंगे। जहरीले टॉक्सिक कंपाउंड बनाएंगे, तो इससे क्या होगा? अब ये पृथ्वी के अंदर जो जल है वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इससे मिट्टी की उर्वरता कम होने लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो भी वृक्ष हैं या पेड़ पौधे हैं, वो अपने जड़ों के माध्यम से जमीन के भीतर से ही पोषक तत्व को खींचते हैं जो उनको जीवन देती हैं। अब इनको यहाँ पे अमृत की उम्मीद है और यहाँ पे पॉइजन पड़ा हुआ है। ये पॉइजन कहाँ से आया है? एसिड रेन के द्वारा बनाए गए कंपाउंड से।
इनसे पेड़ पौधे भी जहरीले हो जाते हैं और इनके ग्रोथ में कमी आने लगती है। आपने पता नहीं ऐसे पेड़ देखे हैं कि नहीं देखे हैं जिनके पूरे स्किन पर गोल 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 से ऐसे जैसे किसी को फुंसी हो जाती है ना, फोड़े हो जाते हैं। ऐसे वृक्षों को फोड़े मैंने देखे हैं, ऐसे पेड़ों को पूरे तनों पर ऐसे गोल गोल से ना मुहासे निकले, मुहासों की तरह निकले हुए हैं। पत्तों में अजीब से मुहासों की तरह आकृतियां बनी हुई हैं। वो इसी एसिड रेन की कृपा है। अब ये पॉइजन जब ऊपर जाते हैं तो इनके जो पत्ते हैं पौधों के, पौधों में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इस प्रदूषक की वजह से डिसॉल्व होने लगता है, खत्म होने लगता है, वर्णहरित। अब क्लोरोफिल एक इतना इसेंशियल इंग्रेडिएंट है क्योंकि सूर्य की किरणें और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प और क्लोरोफिल ये सभी मिलकर के पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल डिसॉल्व होने लगेगा तो वृक्षों को भोजन नहीं मिलेगा और वृक्ष मरने शुरू हो जाएंगे। तो देखो कहाँ से कहाँ कनेक्शन जुड़ा, मछली भी मरी, इंसान तो मर ही रहा है, जो पहले से पेड़ उगे हुए हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। और इमारतें हैं, इमारतों पे भी एसिड रेन जब होगा तो इसका नाम ही एसिड इसलिए रखा गया है कि जहां जहां से ये जल प्रवाहित होगा वहां वहां उस पत्थर को उसका इरोजन करेगा और इस घटना को कहते हैं स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर। तो इसी तरह से मैंने एक पूरा का पूरा चार्ट बनाया है कि किस प्रदूषक से मनुष्य के किस अंग में क्या समस्या होती है। इसमें आपने जाना कि एसिड रेन किस किस स्तर पर क्या क्या प्रभाव डालता है। एसिडिक शॉक किसे कहते हैं, स्टोन कैंसर क्या होता है, और ये वो लिस्ट है कौन सा गैस या कौन सा प्रदूषक क्या प्रभाव आपके ऊपर डालेगा। पाषाण कर्क रोग। नेहा तुमको इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ में आती। कैंसर तो सभी को आता है समझ में, पिक्चर नहीं देखती हो। कर्क रोग होता है पथरी। कार्बन मोनोऑक्साइड। एसिडिक शॉक मैंने बताया था कि एसिड रेन की वजह से जलीय जीव मर जाते हैं, इसे कहते हैं एसिडिक शॉक। पथरी को नहीं कहते हैं जी, स्टोन कैंसर कहते हैं कि जब पुरानी इमारतें अम्लीय वर्षा के कारण कमजोर पड़ जाती हैं, जहां जहां वर्षा उनके ऊपर से गुजरती है वहां वहां उनको उनका क्षरण होने लगता है, उनको उनका क्षरण होने लगता है, इसको कहते हैं स्टोन कैंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड खासकर तब बनता है जब इनकम्प्लीट कंबशन हो। इनकम्प्लीट कंबशन, कंबशन का मतलब क्या है। कंबशन का मतलब होता है दहन।
मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है और इसके ऊपर एक स्पार्क प्लग लगा होता है, देखा है? टंकी से यहाँ पे जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि स्पार्क प्लग से जब हम किक मारते हैं तो एक बहुत बड़ी टंकी होती है ऐसा। इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। पेट्रोलियम पाइप से इसमें पेट्रोल का छिड़काव होता है और ऊपर नोजल से छिड़कता है और ऊपर स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होती है और इसमें धुआं भर जाता है, क्योंकि ये जो पेट्रोल के कण हैं ये जलने लगते हैं। ये धुआं इस पिस्टन पर प्रेशर क्रिएट करता है, इस पिस्टन को पीछे ढकेलता है। और ये पिस्टन लगा हुआ है छोटे से गियर से, पहिए से। ये पिस्टन जब नीचे ढकेलता है तो ये गियर इस पहिए को रोटेट करता है और 1 सेकंड में ये घटना घटती है लगभग 100 बार। पिस्टन को ढकेला गया धुएं के द्वारा, फिर यहाँ पे एक वॉल्व होता है, वो खुल जाता है और ये जो धुआं भरा होता है वो साइलेंसर के रास्ते बाहर निकल जाता है। फिर छिड़का हुआ पेट्रोल का, फिर इसको आग लगाई गई, फिर पिस्टन ढकेला गया और जितनी बार ये ढकेला जाएगा उतनी बार ये पहिया घूमेगा। गन गन। जब एक्सेलरेटर तेज लेते हैं तो ये पेट्रोलियम का छिड़काव तेज हो जाता है, एक्सेलरेटर कम करते हैं तो इसका छिड़काव कम हो जाता है। तो मेरा जो बताने का, ये सारी घटना इस इंजन में होती है। तो मेरा जो बताने का उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि इससे इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। यही कंबस्शन कार में भी होता है, बस में भी, ट्रक में भी, ट्रेन में भी, जहां भी इस तरह से ऑयल रहते हैं। क्योंकि ये धुआं पूरी तरह से जल नहीं पाता। अगर ये पूरी तरह से जल जाएगा ना तो ये धुआं नहीं होगा। जैसे सूखी लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी को पूरी तरह से जला दो तो धुआं नहीं होगा, लेकिन अधूरी जला करके बुझा दो तो घंटों धुआं निकलता रहेगा। तो ये पेट्रोल डीजल पूरी तरह से नहीं चलते, तभी तो ये पिस्टन को पुश करते हैं। इससे पैदा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। और अगर इसको हम पूरा जला दें, मान लीजिए आप आग में पेट्रोल डाल दिया और भभक के जल गया। अच्छा, आग में कभी तुम लोग सर्दियों में आग तापते हो ऐसे ना, तो वहां ध्यान देते हो कि अगर कोई पेट्रोल वगैरह डालता है तो भभक के जलता, धुआं नहीं होता वहां, देयर इज नो स्मोक। क्यों? क्योंकि वहां कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तो जब कंप्लीट कंबशन होता है उसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ज्यादा होता है, CO2। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर डेंजरस। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे भीतर जाएगा और गाड़ियों से जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, या इंडस्ट्रीज से। हाँ, ये जब हमारे भीतर जाता है तो हमारे खून में, खून की एक बूंद में हीमोग्लोबिन होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली रेड ब्लड सेल में ही होता है। प्लेटलेट्स होते हैं, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरीली रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, इसकी ऐसी प्रवृत्ति है। और हीमोग्लोबिन में घुलने के कारण ये रक्त को कर देता है टॉक्सिक, विषाक्त, विषैला। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन दोनों रिएक्ट कर लेते हैं म्यूचुअली तो बनाते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये खून संबंधी बीमारियों की जनक। इसी तरह से क्लोरीन है, आंख नाक गले में जलन, आंखों में सूजन, खांसी, धूल कण से सांस के रोग, एलर्जी। एस्बेस्टस के पार्टिकल हैं, इनसे एस्बेस्टोसिस। लेड कण से लेड विषाक्तता और कैंसर। मैग्नीज कण से निमोनिया और सांस की बीमारी। हाइड्रोजन सल्फाइड से नाक कान गले में जलन और पैरालिसिस। हाइड्रोजन फ्लोराइड में बच्चों की शारीरिक संरचना में विकृति और फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस मतलब हड्डियां खोखली हो जाती है। हाइड्रोजन के ऑक्साइड से श्वसन क्रिया अवरुद्ध होने से फेफड़ों में धूल और कजली का अधिक प्रवेश। फार्जीन से खांसी। पारे के भाप से पूरा शरीर विषाक्त हो जाता है।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जलन, फेफड़ों के रोग और दृष्टि की समस्या। ओजोन से आंख, नाक, गले में जलन, दमे की बीमारी और स्मॉग जो बनता है ये। सल्फर डाइऑक्साइड से सिर दर्द, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ और मृत्यु दर में वृद्धि। और रेडियो एक्टिव कणों से कैंसर और हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स। ये सारा का सारा वायु प्रदूषण के अंग है। अब किस शहर में कितना वायु प्रदूषण है, गवर्नमेंट इस पर काफी सचेत हो गई है और उसके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया उसको नापने के लिए। हाँ, क्लोरीन की वजह से उसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय इसका प्रावधान करता है। स्वस्थ रहना ही बहुत बड़ा युद्ध है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, योगा, प्राणायाम, अच्छा आहार विहार, अच्छा विचार, और जब तक जिंदगी है तब तक भगवान की कृपा है। तो आज के सत्र में इतना ही। ये फाइनल लीडर बोर्ड है। संजय फर्स्ट, हेमलता सेकंड, नेहा, रविंद्र, मोहित, दोषी, देवमित्रा, गुड़िया, राठौर और कौशल। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। इसके आगे की कहानी कल बताएंगे। कल से आपकी 3 क्लासेज हैं। एक यूट्यूब होगा 12 बजे, 2 बजे होगा 9 बजे वाली क्लास जो होती है वो हिस्ट्री की, यूट्यूब भी हिस्ट्री का ही होगा, और 6 बजे अभी वाली क्लास। इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। मिलते हैं 9 बजे। तब तक सभी को बाय बाय। नहीं, थ्योरी होगा, क्वेश्चन नहीं।